मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। आपको बताएं, वीकेंड पर यूएस इजरायल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई समेत कई बड़े अफसर हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें, अलीरेजा अराफी ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी बना दिए गए हैं। इस बीच ईरान की भी जवाबी कार्रवाई सामने आई है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी शुरू कर दी है। आपको बताएं, युद्ध के चलते कल 700 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द हुई हैं। ईरान इजरायल गल्फ एयर स्पेस से बचने की हिदायत डीजीसीए ने दी है। और एक और अपडेट, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम मोदी ने देर रात सीसीएस की एक बड़ी बैठक भी बुलाई और पूरे हालात का जायजा उन्होंने तमाम जो बड़े लीडर्स थे, तमाम जो बड़े वहां पर लोग मौजूद थे, उनसे लिया है। लेकिन ये जो एक बड़ा डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड हुआ है, इसके क्या मायने समझे, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंटरनेशनल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हैं। उनसे बात करते हैं। बग्गा सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जिस बात का अंदेशा लगातार लगाया जा रहा था, वो आखिरकार हो ही गया और ओवर द वीकेंड हमने देखा किस तरीके से इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया। सबसे पहले सर, कितना गंभीर ये मामला इस बार आपको लग रहा है, जिस तरीके से युद्ध छिड़ा है, और ये युद्ध कितना लंबा चल सकता है? जी बिल्कुल, देखें तो जिस तरह से अमेरिका ने बमबारी की है इजराइल के साथ मिलकर, तो ये पिछले जून में जो 12 दिन का एक जंग हुआ था, उसकी याद आती है। इस बारी ज्यादा बड़े तौर पे हमला किया गया और ईरान ने जो अपनी लपेट में लिया जीसीसी देशों को, तो यूएई से लेके सऊदी से लेकर कतार, बहरीन, यहाँ पे अमेरिकन बेसिस पे ईरान ने जवाबी हमला किया। तो वीकेंड पे तो लग रहा था कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है, बट आज जिस तरह से एशियाई बाजार खुले हैं या अमेरिकन फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि ज्यादातर बचा लिया गया था, क्योंकि ये बात 3 हफ्तों से चल रही थी कि कभी भी अमेरिका का हमला हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में था। आप तेल का अगर देखें, कल ओटीसी ट्रेड्स में ब्रेंट 10% उछला था, बट आज सवेरे देखें तो लगभग 5% की वृद्धि है ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस में। तो इतना इम्पैक्ट आते नहीं दिख रहा है। और ये भी अब लग रहा है कि ज्यादातर जो नए लीडरशिप आएगी ईरान की, उसके साथ किसी तरह का करार हो जाएगा अमेरिका का, जो अमेरिका को चाहिए कि वो ईरान न्यूक्लियर ना जाए। हो सकता है कि मार्केट को कुछ वहाँ पे उम्मीद है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है आज, जो कि अच्छी बात है। जैसा कि वीकेंड पे लग रहा था, वैसा नहीं दिख रहा है आज प्राइस एक्शन के तौर पे। तो ओवरऑल लग रहा है कि बचा लिया गया था और बाजार थोड़ा स्थिर ही दिख रहा है। बग्गा सर, ये आपने एनालिसिस तो दी कि किस तरीके से इम्पैक्ट हमने ओवर द वीकेंड देखा है और आज किस तरीके का असर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन जनरल अर्थव्यवस्था की बात करें इस युद्ध के बाद, और जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया है, इसका आप आगे जाकर क्या असर देख रहे हैं तेल की सप्लाई के तौर पर? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत अहम है, क्योंकि 20% दुनिया का तेल वहां से आता है। भारत के लिए बहुत अहम है। भारत, चीन, साउथ कोरिया, जापान, वहाँ पे 50% से ज्यादा जो हम तेल आयात करते हैं, जो हमारे पास आता है तेल, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल के आता है। तो वो बहुत अहम है। बट वहाँ भी जो बात चल रही थी, कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि हमने बंद नहीं किया है, बट ये है कि जापानी शिप हो, नॉर्वेजियन शिप हो, यूरोपियन शिप हो, वो कोई भी शिप अंदर नहीं जा रही। एक आध चाइनीज टैंकर निकल के आया था कल, बाकी सब टैंकर वहीं खड़े हुए हैं। तो ये बहुत अहम रहता है तेल की प्राइस के लिए। और अनुमान यही था कि $100 पे भी ब्रेंट जा सकता है अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा। बट जिस तरह से प्राइस एक्शन है, लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ विकल्प निकाल लिया जाएगा। देखिए, तो 20 मिलियन बैरल निकलते हैं दिन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। उसमें से अब क्या हो रहा है, सऊदी के पास एक वेस्ट से ईस्ट
पाइपलाइन है जो कि वो फिर रेड सी से निकाल लेते हैं तेल, यहाँ आते ही नहीं नीचे पर्शियन गल्फ में। और यूएई ने भी एक विकल्प बनाया था, उनकी पाइपलाइन है जो ओमान के निकलती है, गल्फ ऑफ ओमान में, जहां से टैंकर उठा के निकल सकते हैं, उनको पर्शियन गल्फ में एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो लगभग आधा तेल वहां से निकल आएगा। और कल ओपेक प्लस की बैठक हुई थी, उन्होंने भी छोटा ही बोला कि 2.5 लाख बैरल तक वो ज्यादा बनाएंगे दिन के अप्रैल से। तो उसका भी थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आ रहा है, बट इतना प्राइस एक्शन नहीं हुआ ब्रेंट में, ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध है। कल $80 क्रॉस किया हुआ था ब्रेंट जब मिडिल ईस्ट की ट्रेडिंग हो रही थी, आज 76 पर है। तो लग रहा है कि कुछ करार हो जाएगा, क्योंकि ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जरूर कहा कि हम रोकेंगे नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। तो बिल्कुल सर, ये तो हमने इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध की बात की, लेकिन एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वीकेंड पर वो ये कि ट्रंप ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। एक एनालिसिस आपसे इस पर भी चाहेंगे, भारतीय आईटी कंपनियों पर कैसा असर देखते हैं? नहीं, हमें कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। यही है कि आपको ये सर्टिफाई करना होगा कि सप्लाई चेन में एंथ्रोपिक कहीं नहीं है। एंथ्रोपिक भी अमेरिकन गवर्नमेंट को सू कर रहा है कि ये आपने गलत किया है, और ओपन एआई वहां पे स्टेप इन कर गया ऑलरेडी। तो यही दर्शा रहा है कि ट्रंप किसी चीज पे रुकेंगे नहीं। एंथ्रोपिक क्या कह रहा है कि हम आपको पूरा जो गार्ड रेल्स हटा के सॉफ्टवेयर नहीं देंगे डिफेंस के लिए। बाकी कंपनियों ने एग्री कर लिया है, तो अब वो अटके पड़े थे अपनी कुछ प्रिंसिपल्स पे। अब यही है कि भारतीय कंपनी अगर एंथ्रोपिक का जो क्लाउड करके जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसको कहीं सप्लाई चेन में यूज कर रहे हैं, तो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा, कोई कंपनी अगर यूज कर रही है, बट वो अमेरिकन गवर्नमेंट को सू करने जाएंगे। अगर कोर्ट्स इनको कुछ प्रोटेक्शन देते हैं तो ये खारिज हो जाएगा। बट ये अब देखना पड़ेगा हमारी कंपनीज को, अगर कोई एंथ्रोपिक यूज कर रहा है तो अमेरिकन सरकार से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे बग्गा सर हमसे बातचीत करने के लिए। दिन भर आपसे इस पूरे